अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़। फ्रांसिस एफ चेन बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन, और ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा टॉपिक है। इस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग वहाँ से जाके बाकी सारे टॉपिक्स देख सकते हो। क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा है क्या? ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम प्लाज्मा को कहते हैं कि प्लाज्मा इज़ द आयनाइज्ड गैस, लेकिन आयनाइज्ड गैस तो बहुत सारी होती हैं। कि हर आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लाज्मा होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको आज हम देखेंगे। वो 3 कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफ़िल करेंगी तब वो आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा है, और अगर वो फुलफ़िल नहीं करेंगी तो कोई भी आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा नहीं है, वो सिर्फ और सिंपल आयनाइज्ड गैस है। उससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा होती है वो कलेक्टिव बिहेवियर शो करती है। एक जो गैस होती है, सिंपल गैस न्यूट्रल होती है और प्लाज्मा कलेक्टिव बिहेवियर शो करती है। मतलब प्लाज्मा में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनका बिहेवियर इंडिविजुअल नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब प्लाज्मा में पार्टिकल्स का कलेक्टिव बिहेवियर होता है। साथ हमने देखा था कि क्वाजी न्यूट्रल गैस होती है प्लाज्मा। क्वाजी न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसमें जितने नंबर ऑफ आयन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इक्वल होते हैं। तो ओवरऑल प्लाज्मा के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 0 होता है। प्लाज्मा क्वाजी न्यूट्रल था। इस करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने एक टॉपिक किया था डिबाई शील्डिंग। वो कलेक्टिव बिहेवियर की ही एक एग्जांपल थी। फिर हमने डिबाई शील्डिंग पढ़ा था। डिबाई शील्डिंग में हमने कहा था कि प्लाज्मा की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम किसी भी ये हमारे पास क्या थी? प्लाज्मा थी। प्लाज्मा में हम जब एक बाहर से पोटेंशियल डालते हैं तो क्या होता है? प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इसके गिर्द आके जमा हो जाते हैं। कितने जमा होते हैं? जितना इस चार्ज का क्या होता है, जो चार्ज हमने बाहर से डाला है उसका मैग्नीट्यूड जितना होता है। ठीक है, अगर हमने बाहर से +Q कूलम का चार्ज डाला था तो उतने ही पार्टिकल्स इसके गिर्द जमा होंगे जब तक वो 2 कूलम ना बन जाए। ठीक है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, फिर जहाँ तक ये जमा हो जाते हैं, जैसे ही 2 कूलम पूरे हो जाएंगे तो इनके गिर्द एक स्फेयर बन जाता है। उस स्फेयर को हम क्या बोलते हैं? डिबाई स्फेयर बोलते हैं, और उसकी एक लेंथ होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? डिबाई लेंथ। और जो हमने पोटेंशियल बाहर से दिए है वो क्या हो जाता है? शील्ड आउट हो जाता है। मतलब वो पोटेंशियल यहाँ तक बनेगा। ये ऐसा लगता है जैसे एक वॉल सी बन गई है और उस वॉल के बाद हमें कोई पोटेंशियल मिल ही नहीं रहा। हालांकि इसका कोई ना कोई पोटेंशियल था ना, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हमने प्लाज्मा में डाला सारे पार्टिकल्स आगे इकट्ठे हो गए और क्या हुआ? उन्होंने एक स्फेयर बना दिया और हमें पोटेंशियल फिर सिर्फ इस स्फेयर के अंदर मिलेगा, इसके बाहर क्या नहीं मिलता। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? शील्ड आउट। ये सारा मैं आपको डिबाई शील्डिंग में करवा चुकी हूँ। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि प्लाज्मा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्योंकि आज लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, तो हमारा सारा ओवरव्यू हो गया। तो अगर आप लोगों ने ये दोबारा डिटेल में सारा पढ़ना है तो आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब हमने कंडीशंस देखनी है कि कौन सी आयनाइज गैस प्लाज्मा होगी और कौन सी नहीं होगी। कंडीशन 1 ये है कि आपके पास जो भी लेंथ है, लेंथ क्या है? किसी भी सिस्टम ठीक है, उसकी सिस्टम है और उसकी लेंथ क्या है? L। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर क्या है? प्लाज्मा फिल हुई हुई है। प्लाज्मा है तो उसके प्लाज्मा में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, मीन्स के हमारे पास आयन्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के ये चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब प्लाज्मा में वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अब प्लाज्मा में जब पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, साथ में न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको मैं ऐसे डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये प्लाज्मा में फिल हुई हुई है सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम की लेंथ क्या है? L है। और अब जो इसके अंदर हुई हुई है, प्लाज्मा फिल हुई हुई है, अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स जहाँ पे इकट्ठे होंगे वहाँ पे क्या हो जाती है? शील्डिंग। ठीक है, डिबाई शील्डिंग हो जाती है ना जब चार्जेस इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमने डिबाई शील्डिंग में एक पढ़ा था कि आपके पास जब भी चार्जेस अक्यूमुलेट हों, इकट्ठे हों, तो डिबाई शील्डिंग होती है। वो जब चार्जेस जो इकट्ठे हुए हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है कि अगर 2-3 चार्जेस इकट्ठे हुए हैं तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो हमारे पास शील्डिंग हुई है। आपके पास उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। ये हमने डिबाई शील्डिंग में पढ़ा था। वही कंडीशन है, अगर हमारे पास यहाँ पे कम्युलेशन होगी तो शील्डिंग होगी। अब वो जो शील्डिंग होगी, स्फेयर बनेगा और उसकी कोई ना कोई विड्थ होगी जिसको हम लैम्डा डी से कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ले लेते हैं, पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये क्या बन गया? डिबाई स्फेयर बन गया। ठीक है, ये प्लस है, इसके गिर्द क्या आ जाएंगे? ऐसे चार्जेस।
तो ये क्या बन गया, ये चार्जेस अकमुलेट हुए थे, उसके गिर्द सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, हमारे पास क्या बन गया, डिवाइस फेयर बन गया, और उसकी लेंथ क्या है, लैम्डा डी। अब ये जो हमारे पास शील्डिंग हुई है, डिवाइस फेयर बना है, इसकी लेंथ लैम्डा डी जो है ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन है कि वो स्मॉलर होनी चाहिए आपके लेंथ के, जो कि सिस्टम की लेंथ है। अगर क्योंकि ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हैं, इसके इर्द गिर्द क्या होगा, बाहर जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर वो लेंथ से बड़ा बनेगा ये लैम्डा डी, तो वो कहीं बाहर जाके बनेगा, यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है, इतना लंबा स्फीयर, तो वो शील्डिंग में कंसीडर नहीं होगा। ऐसे प्लाज्मा की गैस जिसमें क्या हो रहा हो, ऐसे शील्डिंग हो रही हो, ऐसे डिवाइस फेयर बन रहा हो, तो वो प्लाज्मा नहीं होगी, क्योंकि हम उसको शील्डिंग कंसीडर नहीं करेंगे। प्लाज्मा की करेक्टरिस्टिक्स है ना कि वो शील्ड आउट कर देती है पोटेंशियल को, तो अगर उसकी डिबाइल विथ जो है वो स्मॉलर होगी लेंथ से, तो तब वो प्लाज्मा होगी। तो ये कंडीशन 1 थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, इसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब शील्डिंग मस्ट बी विद इन द सिस्टम, ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। अभी हमने कहा था जब ये शील्डिंग तब होगी, शील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्लाज्मा के लिए कंडीशन है कि शील्डिंग होनी चाहिए, लेकिन वो शील्डिंग कहाँ होनी चाहिए, सिस्टम के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। बाहर होगी तो वो गैस प्लाज्मा नहीं है। कंडीशन 2 क्या है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग होगी, और अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम है और वो शील्डिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो शील्डिंग है ही नहीं, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उसकी शील्डिंग कंसीडर होगी। ओके, अब हमारे पास फार्मूला होता है N=N/V। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला होता है N/V, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज इन डिवाइस फेयर, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन डिवाइस शील्डिंग। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी भी क्या है, हायर। तो प्लाज्मा की एक और कंडीशन आ गई कि उसकी डेंसिटीज़ क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप अगर आपके पास वो एक कहते हैं कि ये प्लाज्मा है या नहीं, तो आपको ND कैलकुलेट करोगे, आपके पास गिवन होगी, टेम्परेचर गिवन होगा, उसका नंबर ऑफ डेंसिटी गिवन होगी, बाकी सारे जो है कॉन्स्टेंट ही हैं, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर वो डेंसिटी जो है वो क्या आ रही हो, लार्जर देन 1 आ रही हो, तो इट मीन्स कि वो प्लाज्मा है, वो कंडीशन फुलफिल करिए। सेम इसी तरह आपने लैम्डा डी कैलकुलेट करना है ऊपर, अगर वो लेंथ से क्या हो रहा है, स्मॉलर आ रहा हो, तो इट मीन्स कि वो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। और एक और बात हमें पता लगी कि प्लाज्मा जिसकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं, प्लाज्मा गैसेस की डेंसिटीज़ क्या होती हैं, हाई होती हैं। कंडीशन 3 हमारे पास जो है वो रिलेटेड है कोलिजन से। कोलिजन क्या है, प्लाज्मा पार्टिकल्स। अब प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब इनके दरमियान क्या होती है, आपस में कोलिजन भी होती होगी, क्योंकि रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो थर्ड कंडीशन जो है वो इससे, इनकी कोलिजन से रिलेटेड है। अब कोलिजन जो है वो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकती है, ठीक है, रिपल्सिव हो सकती है कोलिजन, आयन की आयन के साथ हो सकती है, सेम न्यूट्रॉन्स की न्यूट्रॉन्स के साथ हो सकती है, आयन्स की इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन की आयन्स के साथ हो सकती है, और न्यूट्रॉन्स की प्रोटॉन के साथ हो सकती है। तो इतनी सारी जो है हमारे पास कोलिजन पॉसिबल है। सेम न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकती है, एक और भी आएगी, ठीक है। अब इतनी सारी कोलिजन्स हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन जो फ्रीक्वेंट कोलिजन है ना, 7 टाइप्स के कोलिजन पॉसिबल है, लेकिन जो फ्रीक्वेंट कोलिजन है वो क्या है, न्यूट्रॉन की चार्ज पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंट कोलिजन्स है। अब हमारे पास इन्हीं को कंसीडर करना है हमने। ओके, अब क्या होता है कि जब कोलिजन होती है, जब कोलिजन ज़्यादा होती है तो उसका मीन फ्री टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये इन्वर्स रिलेशन है, तो कोलिजन का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अब चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडम मूव कर रहे होते हैं, वो ऐसे 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 रोटेट करके कर रहे होते हैं। तो उनमें रोटेशन, तो जब भी हमारे पास रोटेशन आती है तो हमारे पास W एंगुलर आती है, ठीक है। अब जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, वो आपके पास 2 तरह की है। एक तो पार्टिकल्स पार्ट जो हमने पूरी ली हुई है ना, जिसमें प्लाज्मा है, उसमें 2 तरह की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एक तो प्लाज्मा पार्टिकल्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, और एक जब वो घूम घूम के एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं तो एक वो फ्रीक्वेंसी है। एक पार्टिकल्स जो उनकी अपनी हर एक पार्टिकल के पास फ्रीक्वेंसी होगी, और एक जब ये घूम घूम के एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो वो एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन में थे, हमने इनको इस तरह से लिखा।
अब हमने कहा कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज है, इन फ्रीक्वेंसी में से ज़्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब यही कंडीशन है हमारे पास प्लाज्मा की कि आपके पास अगर प्लाज्मा है तो उसकी कंडीशन ये है कि प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मतलब हर एक पार्टिकल्स की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है ना, हर एक पार्टिकल्स के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है, ठीक है। तो आपके पास प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। दूसरी फ्रीक्वेंसी जो थी ना, जो घूम घूम के एक दूसरे के साथ करते हैं, उसको कोलिजनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो उनके पास थी उसको प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहा गया था। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन कोलिजनल फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि हमारे पास प्लाज्मा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, 1 आवर मीन फ्री टाइम ओवर कोलिजन। आपने ये वाली कंडीशन लगाई, ठीक है, ये कंडीशन लगाई। अब हाँ, ये जो चीज़ है 1 आवर टाउ इज इक्वल टू डब्ल्यू कोलिजन, तो अगर इसका इन्वर्स कर लें तो ये किसके इक्वल है, 1 आवर डब्ल्यू ओमेगा कोलिजन किसके इक्वल होगा, 1 आवर ओमेगा कोलिजनल टाउ के इक्वल, टाउ प्लाज्मा। तो डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगुलर है, डब्ल्यू बोल रही हूँ इसको, ओमेगा टी टाउ इज इक्वल इज मच मच ग्रेटर देन 1। ये चीज़ क्या है, प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी कोलिजनल फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती हैं, लेकिन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। तो ये पूरी कंडीशन आ जाती है। थर्ड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपके पास मच स्मॉलर देन लेंथ ऑफ द सिस्टम, आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ग्रेटर देन, और हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि ये हमारे पास प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना है, मच मच ग्रेटर देन 1। द प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी एंड द मीन फ्री टाइम ऑफ कोलिजन विद द न्यूट्रल पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 1। हमने सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ इनकी कोलिजन कंसीडर की है क्योंकि ये फ्रीक्वेंट कोलिजन होती है। अगर कोई भी आयनाइज गैस ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो प्लाज्मा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, ठीक है, ये तीनों करनी चाहिए उसको, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है तब वो प्लाज्मा है, अदरवाइज़ वो नहीं होगी, सिर्फ आयनाइज गैस होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने एक पढ़ा होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक प्लेट्स लगा दी थी कैथोड एनोड की, और इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया था। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी, ठीक है। उसमें क्या था, आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें आप लोग कहते हो कि आयनाइज गैस है। जब आप वैक्यूम पंप यूज़ करते हो तो वैक्यूम पंप क्यों यूज़ करते हो, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर रिड्यूस होता है तो आप कहते हो कि गैस आयनाइज, अंदर गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए आप क्या कर लेते हो, आयनाइज कर लेते हो, ठीक है। जब आयनाइज कर लेते हो तो क्या वो आयनाइज गैस प्लाज्मा है, नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस किया। प्रेशर इज इक्वल्स टू एन KBT होता है, स्टैटिस्टिकल में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल्स टू एन KBT। अगर हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, हम इसमें वैक्यूम पंप लगाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस। वैक्यूम पंप लगाते हैं इसलिए प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, तो जब हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया तो उसके रिड्यूस होने से नंबर डेंसिटी भी तो कम हो गई, लेकिन प्लाज्मा के भी हमने कंडीशन पढ़ी है कि नंबर डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ये आयनाइज गैस होती है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब से आयनाइज गैस तो हो जाती है, लेकिन वो आयनाइज गैस प्लाज्मा नहीं होती, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल थी, जिससे आपको पता लग गया कि हर आयनाइज गैस प्लाज्मा नहीं होती। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो आयनाइज गैस प्रिपेयर की जाती है वो प्लाज्मा नहीं होती। उसके अलावा जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो ND फाइंड करने को आता है कि आपने ND कैलकुलेट करते हो, लैम्डा D कैलकुलेट करते हो और उसको देखते हो कि अगर ND हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो प्लाज्मा है, और अगर ये लेंथ कोई गिवन अगर है तो उससे स्मॉलर आ रहा है तो ये भी प्लाज्मा है, ठीक है। अब ND कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको इससे पिछला जो लेक्चर था डिबाई शील्डिंग उसमें भी बताया था। ND का फॉर्मूला होता है NV। तो ND इज इक्वल्स टू N, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसमें डिबाई शील्डिंग होती है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना है। 4/3 डिबाई शील्डिंग में क्या बनता है, ऐसे करके स्फीयर बनता है, और उसकी लेंथ क्या होती है, 4/3 पाई r² होता है ना उसका रेडियस, लेकिन इसका क्या होता है, लैम्डा D। तो लैम्डा D का क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम है तो पाई r³ होता है, तो लैम्डा D का क्यूब हो जाएगा। N इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। अभी 69 कैसे आई है कि आपके पास ये जो लैम्डा D है ना, अगर आप बुक खोलोगे तो उसमें इसके बाद ना ये डायरेक्ट आंसर गिवन है। वो कैसे आया कि आपने उसके बाद ऊपर ये भी गिवन है कि लैम्डा D आपके पास इक्वल होता है 69 T/N 1/2, ठीक है। ये तब होता है जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो इन केल्विन में है।
आपने टेम्परेचर जो है केल्विन वाला यूज़ करोगे तो आप सारे पैरामीटर्स की यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे ना, और टी और एन आपके पास गिवन होता है, ये वेरिएबल होता है, इनकी वैल्यूज़ आपको गिवन होती है, बाकी के आपने डाल ली है। और केल्विन में अगर आप टेम्परेचर को मेजर करना चाह रहे हो, रख रहे हो, तो आपके पास ये 69 आता है। ठीक है, ये बुक में भी गिवन है। अच्छा, लैम्डा डी कैसे कैलकुलेट करना है जी? ये अगर आप देखो तो डिबाई विथ, ये आपने डिबाई शील्डिंग का लेक्चर लिया तो आपको समझ आएगी कि आपके पास लैम्डा डी का ये फॉर्मूला इनके निकल के आता है। ये सारे आपके पास के कांस्टेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल रह जाते हैं। इसको मैंने अभी 1/2 में लिखा हुआ है ना स्क्वायर को। ये सारे कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, के बी और ई का स्क्वायर, ये अगर आप इनकी वैल्यूज़ डालोगे और टेम्परेचर को केल्विन में रखना है अगर, तो आपके पास 69 आता है। सेम इसी तरह लैम्डा डी की एक और भी वैल्यू बुक में गिवन है। लैम्डा डी इज इक्वल्स टू 7430 ऊपर के टी ओवर एन 1/2, और ये तब है जब आपके पास इन केल्विन। ठीक है, तो ये वाला बेस्ट होता है यूज़ करना केल्विन में, तो मैंने इसी को यूज़ किया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आपके पास हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आपके पास टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इससे करना इजी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लैम्डा डी की पूरी यहाँ पे वैल्यू डाली 69, और यहाँ पे टी बाय एन 1/2 था, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1/2 से 3/2, और ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1.38 × 10⁶ टी 3/2 एन 1/2। ठीक है, तो एन डी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेस्ट ये होता है कि आप लैम्डा डी की ये वाली वैल्यू रख लो, और टेम्परेचर जो गिवन है आप उसकी वैल्यू पुट करो, और एन डी आपके पास आ जाएगा, और जो वो टेम्परेचर गिवन होगा, नंबर ऑफ डेंसिटी गिवन होगी। ओके, और लैम्डा डी कैलकुलेट ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और आपने इससे लैम्डा डी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और एक बात मैं बताना भूल गई कि आपके पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, ये वाली, इसको आप कलेक्टिव बिहेवियर, ये कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से आई है ना, तो इस कंडीशन का नेम जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर भी है। तो कलेक्टिव बिहेवियर फुलफिल हो तो उसका मतलब यही है कि आपके पास ये कंडीशन की बात हो रही है। और एनडी का मतलब आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन डिबाई शील्डिंग, कि ये जो शील्डिंग हो रही थी ना, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और लैम्डा डी की अगर आप ये वैल्यू रखो, केल्विन में टेम्परेचर को रख के करो, तो लैम्डा डी की ये रखो तो ये ज़्यादा बेस्ट है। वरना अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आज का बस यही लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।